कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। सर ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। सर ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की थर्ड टर्म इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में नहीं बल्कि बगावत भाजपा में हो रही। जी हां, क्योंकि जिन नेताओं को हराने के लिए भाजपा ने बरसों तक संघर्ष किया, आज वही नेता भाजपा के दरवाजे से अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों पर भरोसा नहीं रहा, और क्या बंगाल में चल रहा यह सियासी खेला 2029 की राजनीति का रुख बदल सकता है? आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसे देखकर एक सवाल बार बार मन में उठता है, क्या बगावत वास्तव में तृणमूल कांग्रेस में हो रही है या फिर असली बगावत भाजपा के भीतर शुरू हो चुकी? जरा सोचिए, जिन नेताओं के खिलाफ जनता ने वोट किया, जिन नेताओं को हराने के लिए भाजपा बरसों तक संघर्ष करती रही, आज उन्हीं नेताओं के लिए भाजपा के दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा को पश्चिम बंगाल में उसे वोट देने वाले अपने समर्थकों पर पूरा भरोसा नहीं है? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि भाजपा बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए लगातार नए चेहरे और नए समीकरण जोड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कर लेने से जनता का समर्थन भी अपने आप साथ आ जाएगा? अगर तृणमूल कांग्रेस के वे नेता जो ममता बनर्जी के नाम, संगठन और राजनीतिक प्रभाव के दम पर सांसद या विधायक बने थे, भाजपा में आते हैं, तो यह कैसे मान लिया जाए कि वे भाजपा के पूरी तरह सगे ही हो जाएंगे? राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। यह भी संभव है कि कुछ नेता केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने या भविष्य की रणनीति के तहत नए रास्ते तलाश कर रहे हों। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जिन नामों को आज विरोधी खेमों के रूप में देखा जाता है, उनमें सयानू घोष और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं का भी जिक्र होता है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईडी और सीबीआई के दबाव की चर्चा खूब होती है, लेकिन दूसरी ओर कुछ राजनीतिक सूत्र दावा करते हैं कि विपक्षी खेमे में 2029 को लेकर अलग अलग रणनीतियों पर भी विचार चल रहा है। यहां तक कि कुछ चर्चाओं में यह भी बात सुनने को मिलती है कि भाजपा के भीतर जाकर ही भविष्य की राजनीतिक लड़ाई लड़ने की सोच कुछ लोगों के मन में हो सकती है। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और बंगाल की तुलना की। कई लोगों का मानना है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद राजनीतिक समीकरण बदले थे, वैसे ही कुछ बंगाल में भी दोहराने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्या दोनों परिस्थितियां वास्तव में एक जैसी हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक और पारिवारिक इतिहास अलग रहा है। उनके परिवार का भारतीय राजनीति में दशकों तक प्रभाव रहा है। उनकी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनसंघ और बाद में भाजपा की प्रमुख नेताओं में से एक थी। इसलिए मध्य प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह अलग था। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि बंगाल में वही फार्मूला चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बंगाल की राजनीति का चरित्र, उसका इतिहास और वहां का मतदाता, उसका व्यवहार देश के कई अन्य राज्यों से अलग माना जाता है। सूत्रों के हवाले से यह चर्चा भी सुनने को मिलती है कि भाजपा के कुछ पुराने और समर्पित कार्यकर्ता लगातार दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को महत्व मिलने से अंदर ही अंदर नाराज हैं। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसी किसी नाराजगी को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह दावा भी सुनने को मिलता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ वर्ग भाजपा नेतृत्व की कुछ रणनीतियों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। लेकिन इन चर्चाओं की भी कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं हुई है। पर राजनीति का इतिहास बताता है कि किसी भी नेता या दल को समय से पहले समाप्त मान लेना अक्सर बड़ी भूल साबित होती है। साल 1977 में आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कई नेताओं ने पाला बदल लिया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इंदिरा गांधी शायद कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। लेकिन राजनीति में कुछ और ही कहानी लिखी थी। मात्र 3 वर्ष बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की और इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी।
भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं। कभी पीवी नरसिम्हा राव को कमजोर नेता माना गया, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में देश ने आर्थिक उदारीकरण का दौर देखा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में मात्र 13 दिन चली, लेकिन बाद में वो देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक बने। नरेंद्र मोदी को भी 2002 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाते रहे, लेकिन 2014 में उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता हासिल की। राजनीति बार बार यह साबित करती रही है कि जनता का अंतिम फैसला अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधियों के अनुमान से अलग होता है। यही कारण है कि आज जो भाजपाई यह सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक अंत हो गया है, वे शायद इतिहास के इस अध्याय को भूल रहे हैं। ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार राजनीतिक रूप से घिरी हुई दिखाई दी हैं, लेकिन हर बार पहले से अधिक ताकत के साथ उभरी। 2011 में 34 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत करना, 2016 में सत्ता बचाना और 2021 में भाजपा की पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद जीत हासिल करना, यह दिखाता है कि बंगाल की राजनीति को केवल दिल्ली की राजनीति के चश्मे से नहीं समझा जा सकता। संभव है कि आज वो नेता जो इधर से उधर जा रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, वे भविष्य में बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करें। बंगाल की राजनीति में खेला कब और कैसे पलट जाए, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसलिए ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से समाप्त मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में वही ममता बनर्जी फिर से बंगाल की राजनीति का केंद्र बन सकती है और 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को चुनौती देने वाली राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का। अगर भाजपा की यह रणनीति सफल होती है तो बंगाल में उसका संगठन और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर यह रणनीति उल्टी पड़ती है तो इसका असर केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनावों और आगे चलकर 2029 के लोकसभा चुनावों तक दिखाई दे सकता है। कुछ राजनीतिक सूत्र तो यहां तक दावा करते हैं कि 2029 तक कांग्रेस पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर सकती है। हालांकि भारतीय राजनीति में 5 साल बहुत लंबा समय होता है और परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिर भी एक सवाल बना रहता है, जो नेता राजनीतिक दबाव, अवसर या परिस्थितियों के कारण किसी दल में शामिल होते हैं, क्या वे चुनाव के समय पूरी मजबूती से उसी दल के साथ खड़े रहेंगे या फिर राजनीति में कोई नया खेला देखने को मिलेगा? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो हलचल आज दिखाई दे रही है, उसकी गूंज 2029 के चुनावों तक सुनाई दे सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भाजपा की रणनीति भाजपा को फायदा दिलवाएगी या 2029 के चुनाव में बड़ा खेला होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।